नमस्ते बच्चों, आज हम देखने जा रहे हैं उमंग भाग 1 कक्षा 9वीं का उपवाचक पाठ माटी वाली। ठीक है बच्चों, तो इसके लेखक है विद्यासागर नेटियाल। ठीक है बच्चों, हम देखेंगे इस लेसन में क्या दिया गया है। माटी वाली कहानी का सारांश हम देखेंगे। माटी वाली पाठ या कहानी माटी वाली लेखक विद्यासागर नेटियाल जी के द्वारा लिखित है। ठीक है बच्चों, ये जो लेसन दिया गया है इसके लेखक कौन है? विद्यासागर नेटियाल है, इनके द्वारा ये लिखित है। यह कहानी टिहरी शहर की है। यह कहानी कौन से शहर की है? टिहरी शहर की है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने टिहरी शहर के विस्थापनों के दर्द को मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। ठीक है बच्चों, तो ये जो टिहरी शहर है यहाँ पर क्या हुआ था, यानी पानी की वजह से, यानी बारिश की वजह से क्या होता है, एक गांव दूसरी जगह पर शिफ्ट करते हैं ना, पानी से यानी बचने के लिए। तो ऐसे ही यहाँ पर भी टिहरी शहर के लोगों के साथ भी यही हो रहा है। तो उनका विस्थापन जब होता है तो उनको यानी कितनी तकलीफ़ होती है, एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाना, अपना घर दूसरी जगह बिठाना, है ना। तो वही सब चीज़ों का यानी यहाँ पर मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। मीन्स बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ से बताया गया है, हम भी उनकी तकलीफ़ समझ सकेंगे। लेखक के अनुसार माटी वाली बुढ़िया ने अपने सिर पर रखा माटी से भरा कनस्तर के बोझ को नीचे उतार कर रख दिया। ठीक है बच्चों, लेखक के अनुसार यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जो बुढ़िया है उसने क्या किया, मट्टी से भरा जो होता है ऊपर में ये होता है ना, घमेला जो होता है, जिसे हम लोग कहते हैं बड़ा कनस्तर जो रहता है, ठीक है, वो उसने उतार कर नीचे रख दिया है। शहर में हर कोई उस बुढ़िया को जानता है। उस बुढ़िया को, ये जो शहर है वहाँ पर हर एक इंसान जानता है। टिहरी शहर का ऐसा कोई भी घर बाकी नहीं रहा होगा जहाँ पर बुढ़िया लाल मिट्टी न देती है। यानी इस शहर में कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जहाँ पर ये बुढ़िया जो है मिट्टी वाली वो मिट्टी नहीं देती है ना। हर एक घर में वहाँ पर वो मिट्टी देती है। टिहरी वाले उस लाल मिट्टी का उपयोग चूल्हे चौके की लिपाई और मकान के कमरे दीवारों की लिपाई पोताई के लिए भी किया करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर कहा गया है बुढ़िया जो लाल मिट्टी लाती है तो वहाँ के जो यानी लोग हैं वो उसका यूज़ किस लिए करते हैं, चूल्हे और चौके की क्या करते हैं, लिपाई पोताई करती है। मकान की जो दीवारें होती है, कमरे की दीवारें होती है, वही लाल मिट्टी से वो लोग लिपाई पोताई करते हैं। घर घर जाकर माटी बेचने वाली नाटे कद की एक हरजिन बुढ़िया थी। वह बुढ़िया कैसी थी, उसका कद जो था वो थोड़ा छोटा था और वो कैसी थी, हरजिन बुढ़िया थी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बताया गया है हमें उस माटी वाली के बारे में। एक बार माटी वाली ने अपने कनस्तर को सिर पर से उतार कर रखा ही था कि सामने घर से 9-10 साल की एक छोटी लड़की जिसका नाम कामिनी था, वह दौड़ती हुई वहां पहुंची और माटी वाली बुढ़िया से कहा, मेरी माँ ने कहा है ज़रा हमारे यहाँ भी आ जाना। अभी आती हूँ, बुढ़िया ने जवाब दिया। ठीक है बच्चों, एक बार क्या हुआ, माटी वाली बुढ़िया ने अपने सर पर का जो कनस्तर था वो उठाकर नीचे रख दिया। ठीक है, जैसे ही वो नीचे रखती है वैसे ही क्या होता है, आगे के घर से एक 9-10 साल की यानी बच्ची होती है, वो दौड़ते हुए आती है, जिसका नाम कामिनी बताया गया है। वह आकर दौड़ते हुए आकर बुढ़िया से कहती है कि हमारे घर में भी आना, हमारे यानी मेरी माँ ने आपको बुलाया है। ठीक है, फिर बुढ़िया कहती है हाँ हाँ अभी आती हूँ, वो जवाब देती है। जब माटी वाली ने बच्ची के कहने पर उसके घर गई तो घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने कनस्तर की माटी कच्चे आंगन के एक कोने में उड़ेल देने को कहा। तत्पश्चात मालकिन ने उस बुढ़िया को खाने के लिए अपने, देखिए बच्चों यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है, जब माटी वाली बुलाने पर उस लड़की के घर में गई तो क्या हुआ, उसने मालकिन यानी वो जो मालकिन थी उसने उसको कहा कनस्तर उतार कर माटी एक आंगन में डाल दो बोलकर कहा उसने। ठीक है, तो उसने क्या किया, आंगन के एक कोने में वो उड़ेल देने को कहा और उसने उसके बाद क्या किया, मालकिन ने उसे बुढ़िया को खाने के लिए कुछ दिया। ठीक है, तो क्या खाने के लिए दिया हम देखेंगे। रसोई से 2 रोटी ला कर दी। ठीक है, उस मालकिन ने क्या किया, अपनी रसोई में जाकर उसके लिए 2 रोटी ला के दी और वह पुनः रसोई चली गई। वह पुनः कहाँ गई, रसोई गई। मालकिन के अंदर जाते ही बुढ़िया ने तुरंत अपने सिर पर से ढीले के कपड़े उतारा और उससे एक झटके में सीधा कर दिया। उसने क्या किया, जो देखिए जब हम लोग यानी वो उठाते हैं ना, कोई वेट उठाते हैं तो उसके नीचे एक कपड़े का ऐसा फोल्ड राउंड करके रखते हैं ताकि उसका वेट हमारे सर पर ज़्यादा ना हो, हमारे सर पर उसका तान ज़्यादा ना पड़े। ठीक है, वेट ज़्यादा ना लगे। तो उसने वो निकाला और क्या किया,
उसे सीधा कर दिया। तत्पश्चात वह 2 रोटी में से 1 रोटी को उस ढिल्ले के कपड़े में गांठ बांधकर रख ली। उसने क्या किया, जो मालकिन ने 2 रोटी दी थी उसमें से उसने 1 रोटी उस कपड़े में बांधकर रख ली। साथ ही अपना मुंह चलाकर खाने का दिखाव करने लगी और साथ में क्या हो गया, अपना मुंह ऐसा इन्हें चबाने लगी जैसे कि वो रोटी खा रही वो ऐसा दिखाने लगी। तभी घर की मालकिन पीतल के गिलास में चाय लेकर आई और बुढ़िया के पास ज़मीन पर रख दी। तभी क्या हुआ, घर की जो मालकिन थी वो आई और उसने चाय बुढ़िया के पास रख दी। ठीक है, पीतल का गिलास देखकर उस बुढ़िया ने घर की मालकिन से कहा, तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखा हुआ है, अब कहीं या किसी घर में गिलास देखने को नहीं मिलता। ठीक है, बुढ़िया ने क्या कहा, जैसे ही यानी वो मालकिन अंदर गई, उन्होंने किचन में से उसके लिए 2 रोटी ला के दी। बुढ़िया ने क्या किया, अपने सर के ऊपर का जो कपड़ा होता है वो निकाला, उसमें 1 रोटी रख ली। वो रोटी उसने अपने बूढ़े के लिए रखी, मीन्स अपने पति के लिए रखी। ठीक है, और 1 रोटी वो ऐसा दिखाने लगी कि वो खा रही है बोलकर वो ऐसा दिखाने लगी। उसके बाद जो मालकिन थी वो आई और उन्होंने उसे चाय का ग्लास दिया। चाय का ग्लास पीतल का था। तो बुढ़िया ने कहा कि अरे बाप रे, अभी भी आप यानी पीतल का ग्लास यूज़ करते हो, अभी तो यहाँ कहीं पर भी यानी वो ग्लास नहीं देखने को मिलते हैं लोगों के घर में। तभी घर की मालकिन ने जवाब में बोला, इस पीतल के खरीदार कई बार हमारे घर के चक्कर काटे, पर मैंने पुरखों की इस कीमती निशानी को कभी बिकने नहीं दिया। उससे कहा, बहुत लोग यानी इन पीतलों के सामान को खरीदना चाहते हैं, मगर मैंने ये नहीं बेचा क्योंकि हमारे क्या है, बुजुर्गों की निशानी, हमारी पुरखों की निशानी है, मैं इसे बेचना नहीं चाहती। बाजार में जाकर पीतल का भाव पूछो ज़रा, दाम सुनकर दिमाग चकराने लगाता है। उसने कहा, एक बार अगर मार्केट में जाके तुम पीतल के सामान का भाव पूछोगी, रेट पूछोगी, तो तुम्हारा सर घूमने लगा क्योंकि बहुत महंगा होता है ना। अब कांसे के बर्तन भी गायब हो गए हैं सब घरों से। अब क्या हो गए हैं, कांसे के जो बर्तन आते थे वो भी गायब हो गए हैं। मालकिन आगे कहती है कि अपनी चीज़ का मोह बहुत बुरा होता है। वो कहती है कि अपनी चीज़ का जो मोह होता है वो बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है, मीन्स वो जो मोह होता है यानी ये मेरी चीज़ है, ऐसा मोह बहुत ही बुरा होता है। मैं तो ये सोचकर पागल हो जाती हूँ कि अब इस उम्र में टिहरी शहर को छोड़कर जाएंगे कहाँ। वो कहती है, मैं तो अभी पागल हो जा रही हूँ कि यानी अपनी जगह छोड़कर हम इस उम्र में कहाँ पर जाएंगे, है ना बच्चों। क्योंकि वह क्या हो रहा था, बारिश की वजह से जो नुकसान हो रहा था उसके लोगों की जान बचाने के लिए पूरा गांव का गांव यानी वहाँ से शिफ्ट किया जा रहा था, दूसरी जगह पर प्रस्थापित किया जा रहा था। तो ये वही सोच के कह रहे थे कि अब ये उम्र में हम कहाँ जाएंगे, है ना, अपनी यानी जगह छोड़कर हम कहाँ जाएंगे। ये सोच कर ही मुझे क्या लग रहा है, पागल हो जाती हूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। इतने में उस माटी वाली औरत बोलती है, ठकुराइन जी, जो ज़मीन जायदादों के मालिक है वे तो कहीं न कहीं ठिकाने पर चले जाएंगे, पर मैं सोचती हूँ मेरा क्या होगा, मेरी तरफ देखने वाला तो कोई भी नहीं है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर माटी वाली बोल रही है कि आपको तो ठकुराइन जी ज़मीन है खुद के नाम पर, तो आपको तो कहीं ना कहीं जगह मिल ही जाएंगी, ज़मीन है, जायदाद है, सब है, तो आपको कहीं ना कहीं तो जगह दे ही देंगे वो लोग। मगर हम जैसे लोगों का क्या, जिनके पास खुद की ज़मीन भी नहीं है और कोई देखने वाला भी नहीं है, मेरा क्या होगा, मैं यह सोचती हूँ। लेखक के अनुसार तत्पश्चात माटी वाली ने चाय खत्म करके अपना सामान उठाई और वहाँ से निकलकर सामने के घर में चली गई। उसने क्या किया, उसके बाद उसने अपना सामान उठाया और सामने वाले घर में चली गई चाय पीकर। ठीक है, उस घर में भी उसे मिट्टी लाने के बदले 2 रोटियां दे दी गई। ठीक है बच्चों, आगे के घर में भी उसे आश्वासन दे दिया कि कल यहाँ पर मिट्टी ला के डालना है और उसके बदले में उसे 2 रोटियां पहले ही दे दी गई। उस रोटी को भी उसने बांध लिया, उन 2 रोटियों को भी उसने क्या किया, अपने सर के ऊपर के जो कपड़ा था उसमें बांध लिया। दरअसल वह रोटी बुढ़िया अपने बूढ़े पति के लिए ले जा रही थी। दरअसल क्या था, वो जो 2 रोटियां है वो अपने पति के लिए लेके जा रही थी। वो आज वह घर पहुंचते ही 3 रोटियां बूढ़े को दे देगी और बूढ़ा रोटियां देखकर खुश हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मिट्टी वाली सोच रही है कि जो 3 रोटियां मैं लेकर जाकर बूढ़े को दे दूंगी तो बूढ़ा बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा, वह ऐसा सोच रही है। ये सब सोचते हुए ही वो जाते रहती है। माटी वाली का गांव टिहरी शहर से इतना दूरी पर है कि उसे वहां तक पहुंचने में लगभग 1 घंटे का समय लग जाता है। ठीक है बच्चों, माटी वाली का जो गांव है वो शहर से बहुत दूर है, तो उसको वहां तक अपने गांव में आने पहुंचने के लिए 1 घंटा लग ही जाता है। रोज़ सुबह वह अपने घर से निकल जाती है, पूरा दिन मटाखाना में मिट्टी खोदने
फिर अलग अलग स्थानों में फैले घरों तक उसे ढोने में बीत जाता है। पूरा दिन उसका क्या चला जाता है? पूरा दिन उसका मिट्टी खोदने में और सर पर मिट्टी उठाकर लोगों के घर पहुंचाने में पूरा दिन उसका निकल जाता है। उसके घर लौटते लौटते अंधेरा छा जाता है। वो जब तक घर पहुंचती है तब तक क्या होता है? अंधेरा छा जाता है। उसके पास अपना कोई खेत नहीं है। गांव के एक ठाकुर की ज़मीन पर उसकी झोपड़ी खड़ी है। उसके पास कोई खेत नहीं है और कोई खुद का घर भी नहीं है। गांव का जो ठाकुर है उसकी जो ज़मीन है उस पर उस बुढ़िया ने अपनी झोपड़ी बनाई है। ज़मीन के बदले उस गरीब बुढ़िया को ठाकुर के घर बेगार करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, क्या होता है? ज़मीन के बदले में गरीब जो बुढ़िया है वो ठाकुर के घर में बेगार काम यानी काम करती है। माटी वाली बुढ़िया मन ही मन बोले जा रही थी कि आज वह अपने बुढ़े को केवल रोटियां नहीं देंगी, माटी बेचकर जो पैसा आया उससे वह एक पाव प्याज भी खरीद ली ताकि उससे अपने पति को रोटी के साथ सब्जी भी परोस कर दे सके। वह सोचते हुए जा रहे थे कि आज से मैं यानी अपने पति को रोटी नहीं तो उसके साथ प्याज का सब्जी भी बनाकर खिलाऊंगी। वो ये सब सोचते हुए जा रही थी। मन में और भी कई तरह की बातें सोचती और हिसाब लगाती हुई वह अपने घर पहुंची। मन में ऐसी ही कुछ बातें सोचते सोचते वह घर पर पहुंची। और भी कुछ बातें सोच रही थी, हिसाब लगा रही थी। वो सब सोचते सोचते वह अपने घर पर पहुंची। परंतु अफसोस कि हर रोज़ की तरह आज बूढ़ा माटी वाले को देखकर चौंका नहीं। मगर उसे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि वो जब घर गए तो जिसका पति है वो उठा नहीं, उसने उसे चौंक कर नहीं देखा। क्योंकि जब भी वो हमेशा जाती थी उसे चौंक कर उठकर देखता था कि अभी शायद मुझे खाने के लिए मिलेगा। मगर आज जो बूढ़ा था वो जगह से हला भी नहीं और उसने चौंक कर उसे देखा भी नहीं। किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया दी नहीं। ठीक है, उसने कोई भी यानी हालचाल नहीं की, कोई प्रतिक्रिया नहीं की। घबराई हुई माटी वाली ने जब अपने पति को छूकर देखा तब पता चला कि वह सदा के लिए अपनी माटी को छोड़कर जा चुका है। माटी वाली जो थी वो घबरा गई और उसने उसे छू कर देखा। तब उसे पता चला कि वो मर चुका है, वो अपनी माटी को छोड़कर जा चुका है हमेशा के लिए। टिहरी बांध पुनर्वास के साहब ने जब माटी वाली बुढ़िया से उसके ज़मीन का पेपर मांगा तो वह नहीं दे पाई, है ना, क्योंकि उसके पास तो ज़मीन ही नहीं थी, क्योंकि उसके पास अपना कोई ज़मीन ही नहीं था, है ना। तो जब वो पुनर्वास के जो साहब आए सर, उन्होंने उसके लिए ज़मीन के पेपर्स पूछे ताकि वो उसे दूसरी जगह दे सके। मगर बुढ़िया वो पेपर्स नहीं दिखा पाई क्योंकि उसके पास कोई जगह ही नहीं थी। वह माटी बेचकर किसी प्रकार गुजारा किया करती थी, है ना। वो कैसे तो भी अपनी मिट्टी बेचती थी लोगों को और अपना गुजारा दिनचर्या करती थी। तत्पश्चात टिहरी बांध के 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ? टिहरी बांध के 2 जो सुरंग थे उन्हें बंद कर दिया गया। शहर में पानी भर जाने के कारण आपाधापी मचने लगी। शहर में क्या हो गया? बहुत पानी घुस गया और इधर उधर भागदौड़ शुरू हो गई। शहरवासी अपने अपने घरों को छोड़कर वहाँ से भागने लगे। जो शहरवासी थे, शहर में रहने वाले लोग, वो अपने अपने घर को छोड़कर वहाँ से भागने लगे जान बचाकर। माटी वाली अपने घर के बाहर चिंतित अवस्था में बैठी थी। माटी वाली जो थी वो अपने घर के बाहर बहुत ही परेशान अवस्था में बैठी थी। गांव के सभी आवागमन करके वाले से वह एक ही बात कर रही थी। मैंने जो भी लोग आ रहे थे जा रहे थे उन सबसे वो एक ही बात कह रही थी, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। वो क्या कहती थी? गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, क्योंकि जो पानी था और शमशान पूरा पानी में भीग गया था, पूरा पानी में वो डूब गया था। तो अपने गाँव यानी घर के बाहर बैठकर वो परेशान होकर सिर्फ आने जाने वाले लोगों को यही कहती थी कि गरीब आदमी का शमशान कभी भी उजड़ना नहीं चाहिए। तो यही दिया है बच्चों, बहुत अच्छा यानी पाठ हमें दिया गया है। इस पर से हमें पता चलता है कि जब यानी बारिश की वजह से कोई भारी मात्रा में नुकसान होता है तो लोगों को कितनी परेशानी होती है ना। लोगों को अपना घर द्वार सब कुछ छोड़कर जाना पड़ता है, बसी बिसाई दुनिया उनकी यानी उजड़ जाती है। यही सब यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए बच्चों हमें, हम लोग रीड करेंगे। पहला प्रश्न, माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था? यह घर घर जाकर माटी बेचने वाली नाटे कद की एक हरिजन बुढ़िया है। माटी वाली टिहरी शहर में वह कई सालों से लाल मिट्टी बेच रही है। सब उसे अच्छी तरह पहचानते हैं। वह बहुत
गरीब और लाचार है। अपने बेचारे बूढ़े पति को खिलाने पिलाने की चिंता में लगी रहती है। फेरी वाले के रूप में माटी बेचकर जो मिलता है उससे कुछ खरीद कर ले जाती है और उस बूढ़ी पति को खिलाती है। घर में वह अकेला है, जल्दी जल्दी माटी बेचना है और घर जाना है, अतः उसके पास अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं था। दूसरा प्रश्न हम देखेंगे, भूख मिट्टी की भोज मीठा से क्या अभिप्राय है। ठीक है बच्चों, भूख मीठी की भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है। बहुत भूख लगने पर कम स्वाद वाली चीज़ भी बहुत स्वादिष्ट लगती है। अगर भूख न लगी तो अमरूद भी विष के समान लगता है, इसलिए भूख ही मीठी है, अर्थात भूख लगने पर खाना अच्छी बात है। भोजन के स्वाद या वास्तविक कारण भूख होती है। तीसरा प्रश्न हम देखेंगे, माटी वाली का रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है। माटी वाली गरीब लाचार बेबस है, आज की सुख सुविधाओं से वंचित, न काम न मकान, सिर्फ एक झोपड़ी जो ठाकुर की ज़मीन पर थी। उसकी रोटियां गिनना उसकी स्थिति को दर्शाता है। बूढ़े लाचार पति के लिए सब कुछ करने को तैयार थी, लेकिन वक्त की मार से बूढ़े की मौत हुई। बाढ़ में झोपड़ी बह गई, ऊपर से विस्थापन की समस्या थी। कहाँ जाए क्या करे, उसकी बेबसी को प्रकट करती है। चौथा प्रश्न हम देखेंगे, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, इस कथन का आशय है कि गरीब आदमी का रहने का ठिकाना नहीं छीनना चाहिए। गरीब आदमी का घर उजड़ गया तो और एक घर और एक स्थान पर नहीं बसा सकता। वह मारा मारा फिरता है, इसलिए उसे अपने निवास स्थल पर ही अंतिम सांस लेने का अधिकार होना चाहिए। पांचवा प्रश्न हम देखेंगे, विस्थापन की समस्या एक पर एक अनुच्छेद लिखिए। ठीक है बच्चों, इस पर आपको एक अनुच्छेद लिखना है, जैसे कि आप लिख सकते हैं। विस्थापन का अर्थ है अपनी मातृभूमि और कार्य भूमि छोड़कर कहीं और जाना। विस्थापन कभी देश के बंटवारे के नाम पर होता है तो कभी देश के विकास के नाम पर। देश की प्रगति के लिए बिजली, पानी, नहरें आदि जरूरी है, इसलिए बड़ी बड़ी नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं। इसमें नीति निर्धारकों को किसी प्रकार की क्षति नहीं उठानी पड़ती, क्षति वहाँ रहने वाले को उठानी पड़ती है। किसान को अपनी ज़मीन छोड़नी पड़ती है और मजदूरों को अपना काम। विस्थापितों के पुश्तैनी, मकान, विरासत सब नष्ट हो जाते हैं, उनके बच्चों का भविष्य अंधकार में हो जाता है। विस्थापितों को पुनर्वास के नाम पर बंजर ज़मीन दे दी जाती है। नौकरी पेशा विस्थापितों को दूर दराज के क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। वे अपने परिवार से दूर रहकर चिंता और तनाव में डूबे रहने के कारण अनेक रोगों के शिकार हो जाते हैं। उत्तरांचल राज्य में भागीरथी नदी पर बनाया गया डिहरी बांध का और नर्मदा बांध इसके उदाहरण हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश के बाद भी उनको नहीं बसाया जा सका। मेधा पाटकर वर्षों से उनके लिए आंदोलन कर रही है। अब आमिर खान ने भी उनका समर्थन किया है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इस लेसन के क्वेश्चन आंसर भी फिनिश होते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको इस लेसन का मतलब और इसके क्वेश्चन आंसर अच्छी तरीके से समझ में आ गए रहेंगे। बहुत ही अच्छी, भावुक और मन को छूने वाला लेसन है ये। बहुत ही अच्छी कहानी यहाँ पर यानी जो भी है बताया गया है एकदम मार्मिक है, यानी हमारे मन को छू जाता है। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।